कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त भारत में कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ। सिंगल हैंडेडली हर चीज स्वीप कर गया। ठीक है जी। सो ये तो इतनी बड़ी ताकत बन गए नरेंद्र मोदी साहब। और मैं देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि कौन चैलेंज कर सकता है इन्हें। इन्हें कोई नहीं चैलेंज कर रहा। तो चीमा साहब, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक झगड़ा चला रहता है, जिस तरह भी कुछ दिन पहले पीडीएम वाले कह रहे थे कि यार इन्होंने इजराइल और इंडिया से पैसे लिए थे, तो सेम लाइक दैट जो है वो इंडिया में भी फिर मेरे ख्याल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है। देखिए, सियासी जमातों का यही काम होता है, एक दूसरे के खिलाफ हरबे इस्तेमाल करना, पॉइंट स्कोरिंग करना। लेकिन इस वक्त एक बात बताऊं, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है इंडिया में। नरेंद्र मोदी का इंडिया में कोई जोड़ नहीं है। और देखिए ना, इंडिया के तो सहाफी भी नरेंद्र मोदी की सपोर्ट करते हैं और इंडिया के तो जर्नलिज्म भी मीडिया के सपोर्ट करते हैं। और वो सहाफी मतलब चले ठीक है यार, मतलब नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का चेक करें कि सहाफी इनसिक्योर हो गए हैं। कांग्रेस छोड़े उनके, तो वो तो अपोजिशन में अगले 4 साल। प्रॉब्लम ये है कि सहाफी परेशान है कि भाई ये लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पे अपोजिशन जमातें पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, करनी चाहिए, करें पॉइंट स्कोरिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त भारत में कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ। सिंगल हैंडेडली हर चीज स्वीप कर गया। ठीक है जी। सो ये तो इतनी बड़ी ताकत बन गए नरेंद्र मोदी साहब। और मैं देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि कौन चैलेंज कर सकता है इन्हें। इन्हें कोई नहीं चैलेंज कर रहा, क्योंकि जो एजेंडा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है वो किसी के पास जाने नहीं दे रहे। वो एजेंडा है पॉपुलिज्म का, वो एजेंडा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, वो एजेंडा है नेशनलिज्म का, हाइपर नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म। ठीक है जी। वो एजेंडा है जनाब के आप वो समझते हैं कि जी मैं हूं भारत का मालिक, मैं डिसाइड करूंगा जो कहूंगा। अब ये कांग्रेस बड़ी सॉफ्ट सी पार्टी थी, बड़ी और तरीके की पार्टी थी। ये थोड़े डायलॉग डिस्कशन, धीमे धीमे स्लो स्लो चलने वाले लोग थे। इनके मुकाबले में आ गए हैं भाई वो देशभक्त आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गए हैं। ये तो सबको उड़ा के ले गए। शिवसेना जैसे नेशनलिस्ट परेशान बैठे हुए हैं। कांग्रेस तो और मिजाज की है, अकाली दल और बाकी सारे। सो आप देखिए आइंदा सियासत क्या टर्न लेती है। नरेंद्र मोदी किस, जिन्होंने कहते हैं ना, किस पासे टेक देने, ये चेक करना है अब उनका फॉल कैसे होता है। या तो फॉल होगा 2029 में, 2029 में जी, ठीक है, या तो फॉल होगा 2029 में। तो जो कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में जीत गए तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी जो इस वक्त चल रहा है। क्योंकि इस वक्त भारत में तो ये बात चल रही है कि मोदी साहब को जितनी गाली दोगे वो उतना पॉपुलर होगा। तो उसको तो गाली नहीं दे रहा कोई, बल्कि बिहार के इलेक्शन में सियासी जमातें ये सोच रही थी कि आप नरेंद्र मोदी को ना टारगेट करो, क्योंकि अगर उसको टारगेट करोगे तो वो और मशहूर होता है, वो इलेक्शन बंदा अनपॉपुलर हो जाता है जो उसको गाली देता है। सो ये तो कांग्रेस को छोड़े, मीडिया वाले हमारे भाई जो हैं, दोस्त हैं, वो सारे लाइन मार गए हैं उधर। वो मोदी जी के हाथों में हाथ डाल दिए हैं उन्होंने। थोड़ी जल्दी करे, थोड़ा स्टेटस को चैलेंज करो यार। जब तक स्टेटस को चैलेंज नहीं करोगे तब तक जर्नलिज्म नहीं होगी। नहीं चीमा साहब, इस तरह तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे हैं, कामरान खान साहब जैसे सहाफ़ी बैठे हुए हैं, वो इमरान खान का इंटरव्यू करने गए हुए थे, तो लोगों ने उनको यही लिखा कि यार लगता है ऐसे कि खान साहब आपका इंटरव्यू कर रहे थे, आप खान साहब का इंटरव्यू करने नहीं गए थे। तो ये तो एक होता है, हर कोई अपना बेनिफिट उठाता है, बेशक वो हमारे सरहद के उस पार के जर्नलिस्ट हो या हमारे इस पार के जर्नलिस्ट हो, मौका परस्त होते हैं लोग। ये कोई ऐसी मेरे ख्याल अनहोनी चीज नहीं है। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल 100% ठीक है कि पॉपुलर लीडर है इस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर। और मैंने तो अब यही सुना है कि अब इसके बाद जो है, वैसे रोहित बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सुना है कि योगी जी अगली दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कहते हुए इससे भी 2 कदम आगे हैं मोदी जी से, तो इसलिए उनको लोग वो कर रहे हैं कि यार उत्तर प्रदेश से निकलकर वो भी आके दिल्ली में बैठ जाएंगे। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा, चीमा साहब ने जो बोला कि हमारे सहाफी भी उनकी तरफ से बोल रहे हैं, तो यार अगर कोई चीज अगर मोदी सही कर रहा है तो हम फिर भी गाली देना शुरू कर दें तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। उसको वो ये आंसर देते देते मेरे दिमाग से निकल गया है। तो जहां तक बात ये है कि भाई मोदी की अच्छी बातों को तो हम सपोर्ट करें, ठीक है। और चीमा साहब ने बोला कि यार हम लोग मोदी को जबरदस्ती सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए एक चीज, ये बीजेपी
अच्छा हाँ, आपका क्वेश्चन ये था कि मेरा इसके सवाल बाद हम योगी को तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, बीजेपी की फंक्शनिंग कभी ऐसी नहीं होती कि नेक्स्ट कौन तैयार होगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो हमें आडवाणी नेक्स्ट दिख रहे थे, और आडवाणी सडनली सिनेरियो से गायब हो गए। और उससे पहले की बात अगर मैं जाऊं तो बीजेपी जब जनसंघ के नाम से चलती थी, मतलब एक जनसंघ एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसमें से बीजेपी निकली। जनसंघ के चीफ हुआ करते थे बलराज मधोक, वो चीफ थे, एक नेशनल पार्टी के चीफ थे। और उनको हटाने के लिए जब आरएसएस ने सोचा कि अब इनके रूल में बहुत गड़बड़ होनी शुरू हो गई है और जनसंघ ठीक से नहीं चल रही है, तो उन्होंने आडवाणी को प्रेसिडेंट बनाया और जनसंघ से बलराज मधोक को एक्सपेल कर दिया। और वो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उनकी डेथ हुई, और प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी डेथ में गए भी, लेकिन कोई जानता भी नहीं था। आप पहली बार मेरे मुंह से ये नाम सुन रहे होंगे बलराज मधोक का। क्यों? क्योंकि बलराज मधोक को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। और बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर किसी और पार्टी में मुश्किल से जाता है, और वैसे ही बीजेपी का जो लीडर है वो किसी और पार्टी में बहुत मुश्किल से जाएगा, जो कि आरएसएस बैकग्राउंड से आता है। वो बहुत मुश्किल से जाएगा, अपनी पार्टी में साइडलाइन भले ही हो जाएगा, लेकिन किसी और पार्टी में नहीं जाएगा। तो दिस इज द वे बीजेपी आरएसएस वर्क्स। इन लोगों का ये होता है, ये लोग ऑन द स्पॉट चूज करते हैं। अटल जी के बारे में भी बताता हूं मैं आपको। अटल जी को भी आरएसएस की सपोर्ट कभी नहीं मिली। आरएसएस की, मैं आपको सबा नकवी है, उनकी एक किताब है, उन्होंने उसमें लिखा कि अटल जी चाहते थे एक फाइनेंस मिनिस्टर, उनका जसवंत उनकी चॉइस थी। आरएसएस चाहती थी दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, एक मिनट, ये सॉरी फॉर दैट, आरएसएस चाहती थी दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, और उसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट यशवंत सिन्हा के तौर पे सामने आया। तो आरएसएस फंक्शंस के भाई अटल जी की जगह वो किसी और को, अटल जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 6 साल अटल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ऐसा कि फ्यूचर में कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर या किसको तैयार किया जा रहा है, ये कोई बहुत वो नहीं है। यही योगी हैं जिनकी सूरत हाल ये हो गई थी कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका मार्जिन गिरता चला जा रहा था, और उसके बाद योगी जी ने हिंदू युवा वाहिनी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिससे पूरा वेस्टर्न यूपी में एक मैसिव कैंपेन चलाया गया। उसके बाद से योगी की इन्फ्लुएंस वेस्टर्न यूपी में बढ़ा। उसके बाद से योगी का इन्फ्लुएंस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ा, तो उनका मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन 1 लाख से ऊपर क्रॉस हुआ। तो उसमें आरएसएस का या बीजेपी का कम वो था, सपोर्ट था, और हिंदू युवा वाहिनी का ज्यादा था, राइट। तो ये चीजें हुई हैं। तो ये बताना बहुत मुश्किल है। दिख रहे हैं योगी चीफ मिनिस्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और योगी एक ऐसी मठ मींस एक ऐसे टेंपल के लीडर है, गोरखनाथ टेंपल, जिसके नाम पे वो शहर पड़ा है गोरखपुर। तो वो उसका एक अच्छा इन्फ्लुएंस है। वो उस एरिया में गोरखनाथ मठ के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उनको वो लेवरेज में मिलता है। योगी के पास बीजेपी का इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें दिखा नहीं है, पास्ट में तो कतई नहीं दिखा है। एक